नमस्कार। आज हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी को कवर करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत हुआ करते थे और भारत में जो राजपूतों का इतिहास रहा है वह काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। और इनका गौरवशाली इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि एक पूरे कालखंड को, जो 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का जो कालखंड था, उस कालखंड को ही राजपूताना एरा या फिर राजपूताना काल कहा जाता है। इस पूरे कालखंड को राजपूतों के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो राजपूताना साम्राज्य हुआ करता था उन दिनों, ये पूरे उत्तर भारत में ये सब क्षेत्रों पे फैला हुआ था। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते थे, छोटे बड़े राज्यों में विभक्त थे। कहीं पे ये गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाने जाते थे राजपूत, कहीं पे चालुक्य के नाम से, कहीं पे गढ़वाल, तो कहीं पे चौहान और कहीं पे परमार। ये अलग अलग राजवंश के रूप में जाने जाते थे। ये सब थे राजपूत ही। इन्हीं में से एक जो चौहान वंश या फिर चाहमान वंश जिसे कहा जाता था, उसी के शासक हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र पे यही राजपूतों का शासन हुआ करता था। कहीं पे गढ़वाल के नाम से, कहीं चौहान के नाम से, कहीं गुर्जर प्रतिहार के नाम से, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश के नाम से जाने जाते थे। तो आज हम लोग जानेंगे चौहान वंश या चाहमान वंश के बारे में। उन्हीं के शासक हुआ करते थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान वंश शुरुआत में जो थे वो प्रतिहार राजवंशों के सामंत हुआ करते थे, उन्हीं के अधीन हुआ करते थे। 7वीं शताब्दी ईस्वी में वासुदेव वासुदेव ने, यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे ये जो अजमेर और सांभर वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र, वहीं पहले शाकंभरी हुआ करता था। तो उसी शाकंभरी में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी, लेकिन यह उन दिनों जो है वो प्रतिहार वंश के अधीन ही कार्य करते थे। 10वीं शताब्दी ईस्वी में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से खुद को स्वतंत्र करा के स्वतंत्र रूप से चौहान वंश या चाहमान राजवंश की नींव रखी और चाहमान वंश या चौहान वंश की स्थापना की। और इसी शाकंभरी के चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान, या फिर इनका एक और नाम था राय पिथौरा, का जन्म होता है 1166 ईस्वी में। इनका जन्म जो है वह गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वरा चौहान था, जो चौहान वंश के राजा हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरा देवी था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर चलाने, तलवार चलाने, घुड़सवारी में काफी कुशल थे, यानी पृथ्वीराज चौहान के भीतर एक योद्धा के सभी गुण हुआ करते थे। 1175 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पिता का देहांत हो गया। इसके बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी की गद्दी पे बैठते हैं, राजगद्दी पे बैठते हैं। पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी कर्पूरा देवी, वह शासन प्रशासन चलाने में पृथ्वीराज चौहान की मदद किया करती थी, क्योंकि उस वक्त जो है जब ये राजा बने थे पृथ्वीराज चौहान, तो वह मात्र 11 वर्ष के हुआ करते थे। अब जानते हैं कि आखिर पृथ्वीराज चौहान का सैन्य अभियान और साम्राज्य विस्तार इन्होंने कैसे किया। एक कैसे एक शक्तिशाली राजा के रूप में खुद को बदला पृथ्वीराज चौहान ने। 1180 ईस्वी के आसपास में पृथ्वीराज चौहान के जो चचेरे भाई हुआ करते थे नागार्जुन, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को राजा बनाए जाने के खिलाफ विद्रोह कर दिया और गुड़ापुड़ा, जो अभी का वर्तमान गुरुग्राम वाला क्षेत्र है, वहां पे एक किले पे नागार्जुन ने अधिकार कर लिया। इसके बाद यह पहला पृथ्वीराज चौहान के लिए परीक्षा था, एक सैन्य अभियान के रूप में। तो पहली बार जो है पृथ्वीराज चौहान अपना पहला सैन्य अभियान नागार्जुन खिलाफ, यानी अपने चचेरे भाई के खिलाफ चलाते हैं। और जल्द ही जो है इन्होंने अपने सैन्य नेतृत्व में गुड़ापुरा के किला, जो वर्तमान में गुरुग्राम पड़ता है, वहां पे अधिकार कर लेते हैं फिर से दोबारा। अब जानते हैं कि आखिर पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक जो परमार्दी देव चंदेल शासक परमार्दी देव, इनके बीच संघर्ष का आखिर क्या कारण था। यह काफी चर्चित संघर्ष रहा है। तो 1182 से 83 ईस्वी के दौरान पृथ्वीराज चौहान पद्मसेन की पुत्री से विवाह करके दिल्ली लौट रहे थे। रास्ते में पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों की जो मुठभेड़ है वो मोहम्मद गोरी के सैनिकों के साथ हो जाती है। देखिए, अमूमन हम लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो है वह सिर्फ तराइन के मैदान में ही तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। लेकिन वास्तव में इतिहासकारों ने लगभग कुछ इतिहासकारों ने 8 बार, तो कुछ इतिहासकारों ने 16 बार जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेनाओं के बीच आपसी झड़प का जिक्र किया है। हाँ, यह जरूर है कि जो सबसे बड़े लेवल पे जो युद्ध हुए वह तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के सैनिकों के बीच जो है लगभग कुछ इतिहासकारों ने 8 बार, तो कुछ इतिहासकारों ने 16 बार झड़प का जिक्र किया है। तो यहाँ भी जो है जब पृथ्वीराज चौहान 1182 से 83 ईस्वी के दौरान जब पद्मसेन की पुत्री से विवाह करके लौट रहे थे, तो रास्ते में जो है पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों की मुठभेड़ मोहम्मद गोरी के सैनिकों के साथ होती है। इसमें मोहम्मद गोरी के सैनिक पराजित होकर पीछे लौट जाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को भी काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। अब इस नुकसान के कारण जो है
पृथ्वीराज चौहान के सैनिक काफी घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में मार्ग भटक जाते हैं और मार्ग भटक कर महोबा के समीप, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है महोबा, तो महोबा के समीप जो है यह विश्राम के लिए पृथ्वीराज चौहान और उनके सैनिक डेरा डाल देते हैं। और ये जो महोबा था वह चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी। अब जब चंदेल शासक के जो सैनिक है वो पृथ्वीराज चौहान और उसके सैनिकों को डेरा डालते हुए देखते हैं अपने राज्य के निकट, तो दोनों सैनिकों के बीच में झड़प हो जाती है, चंदेल शासक के सैनिक और पृथ्वीराज चौहान के सैनिक। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जो है वो चंदेल शासकों को मार भगाते हैं। इसमें कुछ चंदेल सैनिकों की हत्या भी हो जाती है। इसके बाद जो है चंदेल सेनापति को लगता है कि पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य विस्तार के लिए हमारे क्षेत्र पे अतिक्रमण करने आया है। तो इसके बाद जो है अपने सेनापति उदल के नेतृत्व में चंदेल शासक जो परमार्दी देव है वह अपने सेनापति उदल के नेतृत्व में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ने के लिए भेजते हैं। दोनों के बीच लड़ाई होती है। पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं। उदल जो सेनापति उदल था, परमार्दी देव, चंदेल शासक परमार्दी देव का जो सेनापति उदल था उसकी हार होती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे रुकते नहीं है। युद्ध को जीतने के बाद में वह वहां से तुरंत लौट जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है पृथ्वीराज चौहान पूर्णतः तैयार नहीं थे कि वो लंबे समय तक युद्ध लड़ सके। इसलिए पृथ्वीराज चौहान वापस अपने राज्य में लौट आते हैं। पृथ्वीराज चौहान वापस तो लौट आते हैं, लेकिन वह परमार्दी देव जो चंदेल शासक था उसको सबक सिखाने की ठान लेते हैं। और इसके बाद में क्या करते हैं कि वह महोबा पे आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर से निकल पड़ते हैं। अब चंदेल शासक परमार्दी देव देखता है कि वो महोबा पे आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान निकल पड़े हैं, तो वह अपने पड़ोसी राज्य गढ़वाल शासक जो जयचंद था उससे सहायता मांगते हैं। जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान के जो साम्राज्य विस्तार का जो नीति था उससे परेशान था, तो जयचंद भी परमार्दी देव को अपनी सैन्य मदद भेजता है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है वो जयचंद और ये जो चंदेल शासक परमार्दी देव दोनों की जो संयुक्त सेना थी उन दोनों सैनिकों को पृथ्वीराज चौहान के सैनिक हरा देते हैं और महोबा पे पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो जाता है। इस युद्ध में चंदेल सेनापति जो दो सबसे मशहूर सेनापति हुआ करते थे चंदेल के, आला और उदल, ये दोनों जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं, मारे जाते हैं। ये आला और उदल एक काफी महान सेना नायक कहलाते हैं। इनकी बायोग्राफी मैं कभी अलग से कवर करा दूंगा। इस युद्ध में जो है मारे जाते हैं। परमार्दी देव की इस युद्ध में हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और यहीं से जो है ये गढ़वाल शासक जो जयचंद था और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच जो है शत्रुता की यहीं से शुरुआत हो जाती है। 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान चालुक्य शासक भीम द्वितीय के बीच नागौर के समीप युद्ध होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा नागौर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे भिड़ंत होती है पृथ्वीराज चौहान और चालुक्य शासक भीम द्वितीय के बीच। ये पृथ्वीराज चौहान का जो था साम्राज्य विस्तार का ये नतीजा था कि इनके आपस के जो पड़ोसी थे आसपास के, उनसे हमेशा युद्ध होता रहता था। ये पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार का नीति था। तो यहाँ पे चालुक्य शासक भीम द्वितीय से भी इनका युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के अपने साम्राज्य विस्तार की नीति में ही। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान यहाँ भी जीत जाते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध होता है वो परमार शासकों से होता है। यहाँ पे ये माउंट आबू पर्वत पड़ता है गुजरात और राजस्थान की सीमा पे, उत्तर राजस्थान नहीं पड़ता है, दोनों सीमाओं पे दोनों राज्यों के। तो यहाँ पे आबू पर्वत के समीप पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है परमार शासकों से। इस आबू पर्वत के समीप पृथ्वीराज चौहान तो जीत जाते हैं, लेकिन इस युद्ध में उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होता है पृथ्वीराज चौहान को। तो ये पृथ्वीराज चौहान, अब तक हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य विस्तार नीति, कैसे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, जिसके कारण जो है आसपास के जो राजा हैं उनसे इनकी शत्रुता जो है वो बढ़ गई है। अब वो वक्त आता है तराइन का युद्ध। पेशावर, लाहौर को जीत और सिंध को जीतते हुए मोहम्मद गोरी, यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद गोरी यहाँ अफगानिस्तान में, यहाँ घोर प्रांत का मोहम्मद गोरी था। तो ये पेशावर, सिंध और लाहौर को जीतते हुए मोहम्मद गोरी भटिंडा पहुंचता है भारत पे अधिकार करने के लिए। और ये जो भटिंडा है ये पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो पृथ्वीराज चौहान अपने पुत्र गोविंद राय के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं। दोनों सेनाओं की जो भिड़ंत है वो 1191 ईस्वी में तराइन के समीप होती है, जो वर्तमान में हरियाणा का करनाल वाला क्षेत्र है। यहाँ पे इन दोनों सेनाओं की भिड़ंत होती है। पृथ्वीराज चौहान अपने पुत्र गोविंद राय को भेजे थे और उधर से मोहम्मद गोरी की सेना, इन दोनों के बीच भिड़ंत होती है, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है वो बहुत बुरी तरह पराजित होता है। ठीक है, गोविंद राय इस युद्ध में बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान किसी तरह जो है वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी किसी तरह यहाँ से जो है वह जान बचा करके भाग जाता है। लेकिन वह हार मानने वाला में से मोहम्मद गोरी नहीं था। वह फिर से जो है बदला लेने की पृथ्वीराज चौहान से ठान लेता है और
मोहम्मद गोरी जो है लगभग 1,30,000 सैनिकों की फिर से एक बार फौज इकट्ठी करता है और इसमें ज़्यादातर जो है अफगान, ताजिक और तुर्क लड़ाके जो सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र के थे, वो अफगान, ताजिक और तुर्क लड़ाके जो इसमें शामिल होते हैं, तीरंदाजी, घोड़सवारी से लैस। और इसमें खास करके एक और मोहम्मद गोरी जो है अपनी सेना को स्टील से बने हुए कवच प्रदान करता है इस युद्ध में लड़ने के लिए। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को साथ मिलता है जयचंद का। अब जयचंद जो है वह अपने, ऐसा नहीं कि वो अपने सैनिकों को भेज देता है मोहम्मद गोरी के साथ लड़ने के लिए। जयचंद जो है वह कुछ राज बताता है, कुछ रहस्य बताता है, जिससे जो है मोहम्मद गोरी को तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने में मदद मिलती है। अब वो रहस्य क्या है? तो पहली बात तो है कि मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी को जयचंद यह बताता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक है वह सिर्फ दिन में ही युद्ध लड़ते हैं, वो रात के समय कभी युद्ध नहीं लड़ते हैं। दूसरी बात ये बताता है जयचंद कि मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को कभी भी आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकती है। तो उसे जो है पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को हराने के लिए पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को चारों तरफ से घेरना होगा और उसे घेर करके उसे पे हमला करना होगा। अब वो किस तरह से चारों तरफ से वह पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को घेरेंगे, तो वह जो गुप्त रास्ता था वह भी जो है वह जयचंद से ही मोहम्मद गोरी को मालूम पड़ता है। तो यह दो कारण थे जिसके कारण मोहम्मद गोरी जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में जब 1192 ईस्वी में मुठभेड़ होती है, जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक रात में विश्राम कर रहे होते हैं, तभी मोहम्मद गोरी की सेना जो है वो पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों पर चारों तरफ से घेर के हमला करती है। और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को और उनके सैनिकों को संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। और इस तरह से जो है 1192 ईस्वी में जो तराइन का युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर मोहम्मद गोरी की जीत का क्या कारण था? तो मोहम्मद गोरी की सफल रणनीति थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी हार कर पहली बार तो चला जाता है, लेकिन दूसरी बार जो है वह पूरी तैयारी के साथ आता है। वह अपने सैनिकों को स्टील से बने हुए कवच से लैस करके ले आता है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी को जयचंद का साथ मिलता है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के जो आपसी आसपास के जो राजपूत राजा हैं उनसे एकता का अभाव था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य विस्तार के कारण आसपास के जितने भी राजपूत राजा थे वह पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए नहीं आते हैं। पृथ्वीराज चौहान का ये जो साम्राज्य विस्तार का नीति था, इसी कारण जो है कोई भी भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान का सहयोग करने के लिए नहीं आता है और मोहम्मद गोरी जो है इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ? तो देखिए, इस पे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, यह काफ़ी विवादित है। मैंने लगभग 8 इतिहासकारों की किताब पढ़ी है जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये इतिहासकारों का मत है, मेरा इसमें कोई अपना मत नहीं है। ठीक है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान की तुरंत ही हत्या कर दी गई। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ दिनों तक जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने शासन करने दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान को अपने शत्रु के रूप में देखता था, इसलिए जो है मोहम्मद गोरी ने षड्यंत्र रच के पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और एक दिन जो है तीरंदाजी की प्रतियोगिता आयोजित कराई गई और इसी तीरंदाजी की प्रतियोगिता में मोहम्मद गोरी, जो पृथ्वीराज चौहान के जो सबसे प्रिय मित्र थे चंद्रवरदाई, उन्होंने मोहम्मद गोरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान अंधे होते हुए भी बहुत अच्छा तीर चला लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने यह देखना चाहा कि अच्छा कैसे चला लेगा। तो इसी दौरान जो है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है वो सामने इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, आप तीर चलाइए। और पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी शब्दों को सुन करके जो है और मोहम्मद गोरी पे तीर चलाते हैं और मोहम्मद गोरी यहीं पे जो है मारा जाता है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या कर दी जाती है। अभी पिछले वर्ष जो है पृथ्वीराज चौहान पे बनी एक मूवी भी आई थी जिसमें इस सीन को दिखाया गया है। तो यह 3 किस्सा जो है मशहूर है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक किस्सा है वह यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह जो है सबसे ज़्यादा इतिहासकारों ने इसी बात को माना है। ठीक है, यह मेरे शब्द नहीं है, यह इतिहासकारों के शब्द हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जो है यही माना है भारतीय इतिहासकारों ने। तो यह था पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी, ये जीवनी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।